नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल गौर एजुकेशन पर। चलिए, हमारा चल रहा था यूपी टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों का 2 ग्रंथ तो साहित्य में रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। और कल हमने एक छोटी सी वीडियो डाली थी आपके लिए उत्तरामचरितम की भूमिका चर्चा करने के लिए, तो वो इमरजेंसी थी कुछ, इसलिए वो रह गई थी। चलिए, आज से हम अपना उत्तरामचरितम का रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। सी टेट और यूपी टेट के फॉर्म, यूपी टेट के नहीं, सी टेट के फॉर्म आ चुके हैं, यूपी टेट के भी आ ही जाएंगे। अपनी तैयारी को जारी रखिए। व्याकरण वाला पोर्शन जो मैं कराती हूँ वो आपको ऑल एग्जाम, कहीं भी आप अगर एग्जाम देंगे तो संस्कृत का आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। सी टेट में भी, यूपी टेट में भी, और यूपी टीजीटी का तो ये सिलेबस है ही। ठीक है, यूपी टीजीटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, और मैंने वर्ण विचार से स्टार्ट किया था, वो आपका सी टेट में और यूपी टेट में बेस काम आता है, आएगा ही, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, आज हम करेंगे उत्तररामचरितम, जो भभूति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका तृतीय अंक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें 7 अंक हैं। उत्तररामचरितम में 7 अंक है। पहला अंक है चित्र दर्शन, और दूसरा अंक है पंचवटी प्रवेश, तीसरा अंक है छाया अंक, जो हम लोगों को पढ़ना है। चौथा अंक है जनक और कौशल्या योग, और 5वां अंक है कुमार विक्रम, और 6वां अंक है कुमार प्रतिख्यान, और 7वां है गर्वांग। ठीक है, चित्र दर्शन हो गया, पंचवटी प्रवेश हो गया, छाया हो गया, कौशल्या जनक योग हो गया, और कुमार विक्रम, कुमार प्रतिख्यान और गर्वांग, 7 हो गए। ठीक है, 7 अंक हैं, और 7 अंकों को कभी कभी क्रम में भी दे देता है, क्वेश्चन बन जाता है, कहीं से भी कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। भभूति के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनके माता पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है नीलकंठ, माता का नाम है जातुकर्णी, और इनके दादाजी का नाम, पितामह का नाम है भट्ट गोपाल। इनके दार्शनिक नाम भी है। भभूति का दार्शनिक नाम है उम्बिकाचार्य उदुम्बर इनका दार्शनिक नाम है। इनका समय 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है, और सन है लगभग 650 से 750 ईस्वी। ठीक है, और इनकी 3 रचनाएं हैं। पहली रचना है इनका प्रकरण ग्रंथ है मालती माधव, और दूसरा है महावीर चरितम, और तीसरा है इनका जो हम पढ़ रहे हैं उत्तर राम चरितम। मोटा मोटा सा हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। और इनकी रीति है गोड़ी। अगर छायांक का, तृतीय अंक का नाम लेकर या श्लोक देकर पूछा जाए तो घोड़ी और वैदर्भी दोनों का समन्वय हमको लगाना होगा। ठीक है, दोनों का समन्वय है छायांक में, और करुण रस है इनका तृतीय अंक में। और इनकी जो प्रिय छंद है वो है, पहले नंबर पर अनुष्टुप आएगी और दूसरे पर शिखरणी। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया। और जो उत्तर रामचरितम है, इसकी विषय वस्तु हम लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम भभूति के अकॉर्डिंग श्री राम को पढ़ेंगे, रामायण के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय अंक में ही विस्कंभक शुरू होता है, शुद्ध विस्कंभक तृतीय अंक से ही शुरू होता है। और भभूति के तीनों ही नाटकों में ध्यान रखेंगे कि विदूषक नहीं है, कोई विदूषक नाम का पात्र उन्होंने नहीं रखा है अपने नाटक में। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम इत्यस्मिन् पदे समास। उत्तर रामचरितम जो हमारी पुस्तक का नाम है, उत्तर रामचरितम, इस पद को देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है। तो कौन सा समास है? हमारा यहाँ कर्मधारय समास है। हमारा उत्तर रामचरितम पद में समास कर्मधारय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम नाट के तृतीय अंक से आरंभे भक्ति। जो तृतीय अंक है हमारे नाटक में, जो तृतीय अंक है छाया अंक, उसका जो प्रारंभ है वो कैसे होता है, वो किसके कथनों से होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, जो हमारा, अच्छा, इसमें जो पात्र हैं हमारे, जो उत्तर रामचरितम में भभूति ने पात्र किए हैं वो बड़े फेमस हैं। उन्होंने नदियों को एक मानवीय रूप में चित्रित किया है, वन देवताओं को एक मानवीय रूप में चित्रित किया है। जो तमसा और मुरला है, तमसा और मुरला के पहले कथन होते हैं तृतीय अंक में, वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं।
तमसा का पहला कथन होता है, हे सखी संभ्रांतम, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? घबराई हुई सी कहाँ जा रही हो या क्यों हो? किससे कथन करती है, किससे सवाल करती है? मुरला से। तो पहला कथन तमसा को हम आगे रखेंगे, जिस भी ऑप्शन में तमसा पहले होगा वही ऑप्शन लगाएंगे, मुरला वाला नहीं लगाएंगे। हालांकि सारे ज्यादा जो कथन होंगे वो मुरला के होंगे, यहाँ पर तमसा के बाद में आएंगे चौथे पांचवें श्लोक से। ठीक है, 4 श्लोक तो मुरला ने ही, शुरू में मुरला के ही बोले जाते हैं। ठीक, तो तमसा और मुरला के कथनों से आरंभ होता है हमारा तीसरा अंक, और यहीं से ये दोनों ही सूचना दे देती हैं भविष्य की, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्कंभक। यहीं से विस्कंभक भी शुरू हो जाता है। तीसरा है हमारा, कस्यः माध्यमेन लोपामुद्रा गोदावरी प्रति संदेशम कथयति। लोपामुद्रा ने जो संदेश गोदावरी के लिए दिया है वो किसको दिया है, किसके थ्रू भेज रही हैं, किसके द्वारा भेज रही हैं? गोदावरी तक। लोपामुद्रा है अगस्त्य की पत्नी। ठीक है, अगस्त्य की पत्नी है लोपामुद्रा, और ये गोदावरी नदी है और मुरला भी नदी ही है। तो ये नदी के द्वारा ही दूसरी नदी को संदेश भिजवा रही हैं लोपामुद्रा। तो कौन भेज रही है, किसके माध्यम से? मुरला के। भेजने वाली कौन है? लोपामुद्रा। किसको देना है? गोदावरी को। ठीक है, ये तीनों चीज अलग अलग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मोड़ कर आ जाए आपको हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, लोपामुद्रा संदेश देती हैं, किसके लिए देती हैं? गोदावरी के लिए। और वो संदेश लोपामुद्रा का कौन साधन कौन है उसमें, किसके द्वारा भेजा जा रहा है? मुरला के द्वारा। ठीक है, यह कश्चिद गर्वांग दोहादो भवत्यस्या सोवश्यम चिरमान अनैतव्य इति कस्य आदेश भवति। कश्चित गर्वांग दोहादो, दोहादो माने होता है इच्छाएं। जो इच्छाएं, गर्भवती महिला की इच्छाएं पूरी करने का आदेश कौन देता है? कस्य आदेश? आदेश किस किसने दिया है? अरुंधति, शांता और कौशल्या। अरुंधति, शांता और कौशल्या। ठीक है, अरुंधति, शांता, कौशल्या यानी सर्वे, तीनों लोग राम को आदेश देती हैं कि सीता जो है इस समय गर्भवती है, दोहादो उसके इच्छाओं का ध्यान रखना है। किससे कहती हैं? राम से कहती हैं। ये थे आज के हमारे चारों क्वेश्चन, बहुत इजी हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी पेपर का कोई भी दूर दूर तक कोई अनुमान नहीं किया जा सकता कब आएगा। बस हमको धीरे धीरे अपना रिवीजन चलाते जाना है। ठीक है, जिससे हमारा रिवीजन चलता रहे। जैसे दो किताबें हमारी पूरी हो गई हैं, ऐसे ही 50-60 क्वेश्चन मैं आपको उत्तराचरितम के करा दूंगी, तो हमारी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे। आज इतना ही पढ़िए, कल मिलते हैं व्याकरण वाली क्लास में। जयतु संस्कृतम।